अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पर सख्त मुकाबले पूरे जोशो खरोश से जारी हैं। पाकिस्तान कल ऑस्ट्रेलिया का सामना करने जा रहा है और ये मैच इन दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद यही की जा रही है कि शाहीन कमबैक ज़रूर करेंगे और शायकीन क्रिकेट को फिर से खुश होने का मौका ज़रूर देंगे। जितनी तनकीद की गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर, अक्रॉस द बॉर्डर भी हमने देखा जो उनके साबिक प्लेयर्स हैं किस तरह से पाकिस्तानी टीम को बैश करते दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारे भी यहाँ पर कुछ तजियाकार ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तानी टीम को बैक नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारी टीम वर्ल्ड कप के इस मार्के में मौजूद है, हमें पूरी तौर पर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त अगर हम पॉइंट्स टेबल को देखते हैं तो फिर सूरत हाल भी हमें तब्दील होती भी अभी नहीं दिखाई दी। न्यूजीलैंड की टीम 4 मैच जीतकर अभी पहले नंबर पर है। इंडिया की टीम ने 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच वो जीते हैं। इस तरह इंडिया की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम का इस वक्त तीसरा नंबर है। नीदरलैंड ने अपसेट उन्हें शिकस्त दी, एक मैच वो हार चुके हैं। इस तरह पाकिस्तानी टीम 3 में से 2 मैच जीतकर चौथे नंबर पर मौजूद है। इंग्लैंड अब 5वें नंबर पर आ चुकी है और ऑस्ट्रेलिया अब 10वें से 7 पर आ चुका है। टॉप 3 टीमों के रन रेट के हवाले से बात करें तो उनका रन रेट प्लस में है और बाकी जो तमाम टीमें हैं उनका रन रेट इस वक्त माइनस में देखा जा रहा है। मैच के हवाले से आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ रिलीफ लेने में कामयाब हो पाएंगे? पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार, ज्यादा बारिश है रिकॉर्ड। सबसे पहले बात करेंगे गजा के हवाले से, जहां मौत का राज है। इस्राएली रियासत ने सफाकियत की इंतहा कर दी है। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर से हॉस्पिटल्स पर बमबारी की गई है। इसराइल ने तारीख में तातारियों के जुल्म और होलोकॉस्ट के जो मजालिम थे उनको भी पीछे छोड़ दिया है। अस्पतालों में बमबारी की रवायत नहीं है और हद तो यह है कि इस पर मगरिब भी खामोश दिखाई दे रहा है। आलमी इदारे सेहत का इस हवाले से कहना है कि जिस वक्त अस्पताल में बमबारी की गई वहाँ पर हज़ारों ज़ख्मी मौजूद थे, मरीज़ वहाँ पर मौजूद थे। बेघर फ़लस्तीनियों से मुकम्मल ये अस्पताल भरा हुआ था। इन शोहदा में डॉक्टर्स भी शामिल हैं, तिब्बी अमले के मुतअद्दिद अरकान भी इसमें शामिल थे। और इसराइल के जो मजालिम हैं ये तारीख़ में महफूज हो चुके हैं, जो कि दुनिया कभी भी नहीं भूलेगी, क्योंकि जुल्म एक दिन वापस पलट कर ज़रूर आता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीका सेहूनी रियासत को ऐसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है जिसकी मिसाल हमें कहीं भी नहीं मिलती। अमरीकी सदर ने दौरा गजा के एक अस्पताल पर इसराइली हमले में सैकड़ों फ़लस्तीनियों की शहादत के अगले रोज़ किया है और सदर जो बाइडन इस सफ़ाकाना अमल पर इसराइल की मज़म्मत करने के बजाय वहाँ पर इसराइल से इज़हार यकजहती करने पहुँचे हैं। इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हमले की मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, कैनेडा, तुर्किया, कतर समेत जो दीगर ममालिक हैं, उन्होंने शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत की है। लेकिन शायद अब मज़म्मत से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये जंग अगर रुकवानी है तो कुछ ठोस इक़दाम ज़रूर करने होंगे, क्योंकि हम वहाँ पर देख रहे हैं कि मुर्दा खाने और जो कब्रिस्तान है वहाँ पर भी शहदा की गुंजाइश इस वक्त ख़त्म हो रही है। खुराक, पानी, बिजली, जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो इस वक्त वहाँ ना होने के बराबर रह चुकी हैं। गजा में हर आने वाले दिन के साथ मौत के साए गहरे होते जा रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी साहब ने ज्वाइन किया। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। को हम देख रहे हैं जुल्म की हदों से वो आगे निकल चुका है। जिस तरह से अमरीकी सदर पहुँचे हैं और जिस तरह से हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया और उसके बाद वो हम ये देख रहे हैं कि इज़हार यकजहती इसराइल के साथ की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा एक बार फिर से अस्पतालों पर ही बमबारी की गई। एक इतनी छोटी सी रियासत है इसराइल, इतनी ताकतवर, वो अमरीका के बगैर तो नहीं हो सकती। तो अमरीका को तो चाहिए था वो खित्ते में अमन के लिए काम करता। देखें खबर, बात यह है कि ये दुनिया की इंतहाई बदकिस्मती है और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमानों की इंतहाई कमजोरी है कि आज इसराइल जैसी छोटी सी रियासत अमेरिका के बलबूते पे इतने बड़े मजालिम ढा रही है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। और मुसलमान ममालिक बासिवाय मजम्मत करने के और कुछ नहीं कर रहे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि अमेरिका का ये जो मुनाफिकाना रवैया है ये 70 साल से इसी तरह नजर आता है। सिर्फ जब भी कोई इसराइल का तनाजा होता है तो पूरी दुनिया को नजर आता है, फिर अमेरिका जो है वो अपने दूसरे मामलात में दुनिया को उलझा लेता है। हकीकत तो ये है कि इसराइल जो है वो अमेरिका का ऐसा गोद का बच्चा है जिसको वो हर हालत में उसकी जायज नाजायज हर ख्वाहिश पूरी करता है और उसको खून का प्यासा बनाने में सबसे बड़ा किरदार खुद अमेरिका का है। आज जिस तरह मैं कहूँगा कि जानवरों से भी बदतर तरीके से फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है,
इसके ऊपर बाकी मगरबी दुनिया की खामोशी और मुनाफकत जो है वो पूरी मुस्लिम दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। बार बार जो है हमारे यहाँ जिसकी बात की जाती है वो ये कि लीडरशिप की कमी है। आज मुस्लिम दुनिया में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं जो इसराइल को शटअप कॉल दे सके, अमेरिका के आगे खड़ी हो सके, अमेरिका को बस कह सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि यूक्रेन रशिया जंग के ऊपर तो अमेरिका जनाब एक अस्पताल पे मुबैना तौर पर अटैक होता है, उसमें से 11 लोगों की जाती है और पूरे रूस को जनाब पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, सब कुछ होता है। आज फिलिस्तीन में अस्पताल में 600 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं और आज जो बाइडेन है वो उसकी हिमायत करता नजर आ रहा है, उसमें हमास को जिम्मेदार करार दे रहा है। यानी ये मुनाफिकाना जो है ये इसलिए है कि मुसलमान इंतहाई कमजोर हैं। मुसलमानों में एक तो अस्करी हवाले से कोई ताकत नहीं और दूसरा ये कि इखलाकी तौर पर कोई जुर्रत नहीं रहेगी। कोई उनमें जो कौम में बदकिस्मती ये कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो अफराद हैं वो परेशान है, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन लीडरशिप इतनी कमजोर है कि वो सिवाय कोई मजम्मती बयान देने के कुछ कर नहीं पा रही है। वक्त आ गया है कि तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे हों, ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, लबनान, और तब कोई जॉइंट अमली मैसेज दिया जाए कि जी अब ये नहीं होगा तो हमें मजबूरन मुदाखलत करनी पड़ेगी, मजबूरन इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए मैं जंगों के बढ़ाने का कायल नहीं हूं, लेकिन कभी कभी जंगें खत्म करने के लिए जंगों को कहीं ना कहीं से आपको मदद करनी पड़ती है, वरना ठीक है। हमेशा हमने देखा जिस तरह से असल मसला तो फिर यही है ना कि इसराइल की मदद के लिए जिस तरह से अमरीकी बहरी बेड़े पहुंचे हैं, जिनका मकसद सिर्फ इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना नहीं है बल्कि मकसद तो ये भी है कि कोई और मुल्क इस जंग में शरीक ना हो सके। जिस तरह से ईरान भी बात करता आ रहा है, ईरान भी अभी तक सिर्फ धमकियां ही दे रहा है, अरब ममालिक तो धमकियां भी नहीं दे रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये भी एक वजह है जो तमाम ममालिक को रोक रही है क्योंकि अमरीका अब बराह रास्त शामिल है उनके साथ इस जंग में? देखिए खबर यही तो मैं कह रहा हूँ, ये वो खौफ है जिसकी बिना के ऊपर ये इतने मुतालिम कर पा रहे हैं ना इसराइल। अमेरिका का ये जो बिठाया हुआ खौफ है, इसी का बुत तो तोड़ना पड़ेगा, इसी खौफ से तो बाहर आना पड़ेगा। ईरान जो इतनी बातें करता फिरता है, अगर अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता तो वो मुसलमान दुनिया को मजीद धोखा दे रहा है। अगर तुर्की इतनी बातें करता है और अमली तौर पर कुछ नहीं करता तो वो फलस्तीनियों के साथ मजीद गद्दारी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ होना चाहिए, ऐसी बात नहीं पाकिस्तान को बरी जमा करार नहीं दिया जा सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों की वाहिद उम्मीद था, है और रहेगा। पाकिस्तान को भी फलस्तीनी जो है वो पुकार रहे हैं। पाकिस्तान का काम बनता है कि इस वक्त आगे आए, ईरान और तुर्किया, सऊदी अरब को मिलाकर एक मुश्तरका दायरा अमल दिनों में तरतीब दिया जाए, घंटों की मुज़ाकरात किए जाएं, ताकि पाकिस्तान का जो कायदाना किरदार है वो शायद वही वाहिद हल है जो अमेरिका को भी रोक सकेगा और यूरोप को भी बात जो है वो रोकने पे मजबूर करेगा। और दूसरी बात ये कि आज जिस तरह फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, आज जिस तरह किया जा रहा है, इसका नतीजा ये होगा कि इसराइल फिर अपने फैलाव की तरफ चलेगा। अब ग्रेटर इसराइल की बातें हो रही हैं। अगर आज ये फलस्तीनियों के कत्लेआम पे खामोश रहे तो कल लबनान की बारी, तुर्किया की बारी, ईरान की बारी, सऊदीया की बारी, सबकी बारी आएगी। ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल हमें सब अब जिस तरह से इसराइल जिस तरह से कार्रवाइयां कर रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, इमदादी कैंपों को निशाना बना रहा है, इसका साफ मतलब तो ये दिखाई दे रहा है कि जो गजा के शहरी हैं उनकी मुकम्मल बेदखली चाहता है। इसलिए सेहूनी रियासत ने गजा पर खौफ की फजा कायम कर दी है। और आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अगर ये खामोशी बरकरार रही तमाम अरब ममालिक की जानिब से तो ये जो आग है ये रुकेगी नहीं, ये फिर उन तक भी पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देखें ना कि जो गजा है वो सिर्फ 11 बाई 40 किलोमीटर की एक पट्टी है, उसमें 20 लाख लोग, दुनिया का गुंजान आबाद तरीन खिता, और उसको भी वो इस तरह धकेल के मिस्र की तरफ और खाली कराना चाह रहा है। मकसद सिर्फ ये, इसी को वो जो उसके तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम है, वो जो उसके अज़ाइम है कि हर हालत में मैंने अब इसराइल को बड़ा करना है, तो वो कोई जमीन कहीं और से तो नहीं लाएगा ना, वो इन्हीं मुसलमान ममालिक की जमीन पर कब्जा करेगा। और फिर जब एक एक करके करेगा तो फिर बाकी ममालिक भी इनकी मदद को नहीं आएंगे। आज उम्मत मुस्लिमा का इकट्ठे होकर जंग करना नहीं जरूरी है, और ऐसी जंग जिसके अंदर दुनिया को वाज़े पैगाम जाए कि हम जो है वो अपना सर्वाइवल जो है, जो अपनी बका की जंग है, वो तो हमें लड़नी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में भी
रोशनी में भी, और सबसे बढ़कर ये कि आज जहां पर हम खड़े हैं वहां लीडरशिप का फुकदान है, और इसके ऊपर जो है वो दुनिया जो है वो बाकी दुनिया हम पे हंसती है कि बाकी दुनिया को पता है कि यहाँ पर लीडरशिप नहीं है जो आगे आकर इनका बाजू पकड़ सके, इनको रोक सके जुल्म कर। ठीक है, तो हम सब अभी आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि तमाम अरब ममालिक, जिस तरह से ओआईसी का इजलास भी होने जा रहा है, तो वो ये तमाम मामला किसी तरफ जाता आप देख रहे हैं कि जंग बंदी हो सकती है किसी भी सूरत में? बदकिस्मती तो ये है कि 9 दिन से अभी तक ओआईसी पर तमाम ममालिक मुश्तरक नहीं हुए। मुझे तो हकीकत बतानी पड़ेगी। बदकिस्मती तो ये है कि अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि क्या सऊदी अरब ईरान को साथ बैठने देगा ओआईसी के इजलास में, क्या तुर्किया और ईरान की मजम्मत के साथ सऊदी अरब और यूएई और बहरीन मजम्मत कर पाएंगे, क्या ये इजलास मजीद इंतशार तो नहीं जाहिर कर देगा। इस वजह से आज ओआईसी के इजलास की बातें इतने दिनों से हो रही हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मुसलमान जो वज़राए खारजा हैं वही अभी किसी मुश्तरका हिकमत अमली पर नहीं इकट्ठे हो पाए। बात यह कि मुश्तरका हिकमत अमली एक स्ट्रॉन्ग पैगाम जाने के लिए सबका इकट्ठे होने जरूरी है, और यही सबसे अहम सवाल है। ओआईसी से ज्यादा मैं तो बार बार कहता हूं कि G8 तर्ज की एक मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है जो 7-8 मुसलमान ताकतवर ममालिक पर मुश्तमिल हो, और वो ममालिक जो है वो मगरिब को बराबर का पैगाम दें। वाहिद हल ये है 53 ममालिक को इकट्ठा करके कुछ ना करने से बहुत बेहतर है 7 या 8 बड़े मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो G8 टाइप की M8 यानी मुस्लिम्स 8 की ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और उसके तहत दुनिया को पैगाम दिया जाए कि हम अपने मामला मुसलमानों का दिफा ये M8 की शक्ल में खुद करेंगे। ये एक वो तजवीज है जो मैं पिछले 10 साल से दे रहा हूं, और पिछले 4 साल से इसकी शिद्दत महसूस हो रही है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो फलस्तीनियों की नुमाइंदा जमात है, अगर ऐसा ही है तो फिर इसराइल और उसके जो साम्राज्य हिमायती हैं वो फलस्तीनियों की जानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उनकी जानों को खत्म करने का फिर क्या मकसद है और क्या फायदा मिलेगा फिर इन सबको? देखें, बात यह है कि एक जानिब तो जो अमेरिका और मगरिब जो है वो जमहूरियत का राग अलापता है, दूसरी जानिब वो इस बात की फलस्तीनियों को सजा देना चाहता है कि वो जमहूरी अमल से किसी सियासी जमात को क्यों मुंतखब करते हैं। हमास के अगर वो इस्माइल हानिया वज़ीर आज़म हैं तो वो सियासी तरीके से आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस फलस्तीन जो गजा के फलस्तीनी हैं वो ये समझते हैं कि हमास की सियासी और अस्करी जद्दोजहद दोनों जो है वो हक बजानिब है। किसी भी मुल्क के अवाम को इस बात पर सजा देना कि जी उनका सियासी नजरियात गलत हैं जो मगरिब को सूट नहीं करते हैं, इससे बढ़कर जमहूरियत दुश्मनी, दुनिया से मुनाफकत, अपने ही किरदार की हिपोक्रेसी और क्या हो सकती है। ये मगरिब का वो दोहरा मेयार है जिसको मैं बार बार पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज करता हूँ कि यही तो वो दोहरा मेयार है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में जो मजलूम रियासतें हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि आज जो ताकतवर के हाथ में सब कुछ चला गया है तो मजलूम ममालिक का मुस्तकबिल क्या है। इसमें मुसलमान ममालिक के अलावा भी दूसरे ममालिक शामिल है। नॉर्थ कोरिया चैलेंज करता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको पता है कि जी वो जवाबी तौर पर आपको कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है। तो इस हवाले से आज माइट इज राइट का दौर है, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, वरना जो है वो आपकी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ठीक है, अच्छा, हम ये देखते आए हैं शुरू से ही, जब से यूक्रेन रूस जंग शुरू हुई है 1-1.5 साल के अंदर वहाँ पर इतने बच्चों की शहादत नहीं हुई है जितनी हम देख रहे हैं कि इन कुछ दिनों में गजा में हो चुकी है। 1000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। जिस तरह से अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, जो जंगी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी भी की जा रही है, तो कोई ऐसा फोरम दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ अगर हम देखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ हम देखते हैं, तो ये इदारे क्या सिर्फ मगरिब को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं? बिल्कुल ऐसे ही देखें, जो कुछ हो रहा है वो वाज़े तौर पर आलमी जंगी जराइम है। उसके तहत इसराइल और इसराइल की वजीर आज़म और हुकूमत को कई बार मौत की सजा होनी चाहिए अगर इंसाफ पर मबनी फैसले होते। लेकिन ये आलमी अदारे, बार बार मैंने कहा, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, यूनाइटेड नेशन हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, ये सब जो हैं ये मगरिब के बनाए हुए इदारे हैं जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लॉकर बी में लीबिया को सजा देने के लिए ये इदारे ठीक है, सूडान के सदर को बागी करार देने के लिए ये अदालतें ठीक हैं, लेकिन जब बात आएगी इसराइल की, जब बात आएगी अमेरिका की, जब बात आएगी यूरोप की, तो यही अदालतें जो हैं उनके इंसानी हकूक के पैमाने मुख्तलिफ हो जाते हैं। उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनका जो कानून है वो आंखें बंद कर लेता है।
तो ये तो हमें ये वो हकीकतें हैं जिसका सब मुस्लिम ममालिक को इदराक है, लेकिन बात ये कि चैलेंज कोई तैयार नहीं है, अपने आप को मिटता हुआ देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हामिदुल मशरकी हमारे साथ इंक्शन थे। और गजा की सूरत हाल पर एक वायरल वीडियो भी है जो कि अभी हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस हवाले से वायरल होती है, हमें दिखाई दे रही है न्यू की स्क्रीन पर। आप भी देखिए, इसराइल की जानिब से जब फ़लस्तीन पर हम देख रहे हैं कि बमबारी वहाँ पर की जा रही है और मुसलसल ये बमबारी की जा रही है, हॉस्पिटल्स पर भी की जा रही है। इसके बायस जो हज़ारों अफराद हैं वो इस वक्त नकल मकानी करने पर भी वहाँ पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक 13 साला बच्चा है जिसकी वीडियो ये वायरल हुई है और उसका ये कहना है कि जब इसराइल की जानिब से जारियत की जा रही है और गजा को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, मुसलसल बम्बार्डमेंट की जा रही है, तो जो अपने पालतू परिंदे के साथ उसने नकल मकानी की है और उसका ये कहना है कि गोलाबारी इंसानों और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रखती है। तो ये वहाँ के बच्चों की तरबियत है जो कि इसराइल जो है इन बच्चों को ख़त्म कर रहा है, इन बच्चों की जान ले रहा है और जानवर भी इंसानों की तरह जानदार ही हैं। तो इस बच्चे की तरफ से बड़ा अच्छा कदम उठाया गया। उसका ये कहना था कि जब ये तोता मेरे पास आया था तो काफ़ी छोटा था, इसको मैंने पाला है और इसको छुपाने की गर्ज से उसने वहाँ पर एक घोंसला भी लाया ताकि जो मुसलसल शेलिंग वहाँ पर हो रही है उसके नतीजे में कहीं इस तोते को कोई नुकसान ना हो, ये ना मर जाए। और बच्चा इस वीडियो में हमें ये बताता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि उसने इसे पाल कर बड़ा किया है और अब ये उसके साथ ही रहता है। अज़मी का ये कहना है कि इस वक्त अपने पालतू परिंदे के हमरा वो गजा के इलाके यूनुस खान के एक पनाह गुज़ीन कैंप में रिहाइश पजीर हैं, जिसके मनाजिर आप नियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, जो वहाँ पर एम्बुलेंसेज मौजूद हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और गुज़श्ता रात हमने देखा है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी टीम प्लेयर्स हैं उन्होंने एक्स जो है, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, सब ने ही फ़लस्तीन का जो झंडा है वो अपने एक्स अकाउंट पर लगाया है। तो इज़हार यकजहती का सिलसिला तमाम दुनिया की तरफ से जारी है, लेकिन शायद अब जो मज़म्मती बयानात आ रहे हैं उनके अलावा भी जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनको कोई ठोस इक़दाम उठाने की इस हवाले से ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। बैनुल अक़वामी सिफारतकारी ममालिक के दरमियान एक इंतहाई अहम मामला है और इस हसास और नाजुक मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने मफाद के लिए इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जिसके नताइज के बारे में हमें अब बताया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात में उस वक्त दरार आ गई थी जब चेयरमैन PTI ने गुज़श्ता साल अपनी तकरीर में कागज़ का एक टुकड़ा लहराकर ये इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका उन्हें सियासी मुखालिफिन के ज़रिए पेश की जाने वाली अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए इक़्तिदार से हटाने में मुलव्वस है। FIA की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात से अब ये मालूम होता है कि एक ऐसा मौका भी आया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई भी राब्ता नहीं हो रहा था। कहा जा रहा है कि अमरीकी हुक्काम इस बात पर हैरान थे कि अगर खुफिया राब्ताकारी ऐसे अवामी गुफ्तगू का मौजू बनने लगी है तो फिर तो कोई बात खुली चीत नहीं हो सकेगी। खैर, अब चेयरमैन PTI साइफर केस का सामना कर रहे हैं और देखना यह है कि इस केस पर आगे क्या होता है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी की बात की जाए तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ खुसूसी परवाज़ से इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे, लिहाजा अदालत तक पहुँचने के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल हाई कोर्ट का ये 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है और अब इस पर नोटिस भी जारी हो चुके हैं। उधर नवाज शरीफ की कानूनी टीम का कहना है कि अभी तक की मुशावरत में नवाज शरीफ की लैंडिंग इस्लामाबाद में ही हतमी करार पाई है। नवाज शरीफ सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और अब चेयरमैन PTI की बात करें तो आजकल उनको जेल में साइकिल मुहैया करने की बातें भी की जा रही हैं और इसके साथ साथ अदालत ने चेयरमैन PTI से उनके बेटों की बात करवाने की इजाज़त भी दे दी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून रफ़ीक रजवाना साहब से। रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेयरमैन ने साइफर का जिस तरह से इस्तेमाल किया, जिस तरह से अवामी जज्बात का गलत इस्तेमाल किया, उनको बढ़ाया और अब हम देख रहे हैं कि ये बात साबित भी हो रही है। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि अमेरिकन किसी भी हवाले से कोई बात करना ही नहीं चाह रहे थे। आप क्या समझते हैं, एक बहुत बड़ा पंगा लिया गया आलमी पावर से और ये चीज़ें क्योंकि हजम नहीं हो रही थी किसी को भी कि किस तरह से वहाँ से साइफर आया? शुक्रिया जनाब। हमारे मुल्क में ना जी काफिर का फतवा और एंटी अमेरिका का नारा जो है ना बड़ा काबिल कबूल होता है और मकबूलियत उसकी हो जाती है।
खान साहब ने देखा अब कश्ती डूब रही है और बल्कि डूब गई है, तो इस साइफर को उन्होंने डिस्कस किया, जैसे कि ऑडियो टेप्स भी आई, उसकी अभी तस्दीक होनी है बहरहाल। तो उसको उन्होंने मिसयूज किया और अपने जाती मफाद को सामने रखते हुए एक पॉलिटिकल माइलेज जो है, एंटी पाकिस्तान पॉलिटिकल माइलेज, डिप्लोमेटिकली एक अनरीजनेबल, डिप्लोमेटिकली अनकॉल्ड फॉर एक तरीका इख्तियार किया गया। दुनिया उस पर हैरान जरूर हुई और अमेरिका खास तौर पर। देखिए, हम अमेरिका से जितने भी हम नाखुश हों, मगर अमेरिका से बिगाड़ हम लोग कर नहीं सकते। अब जिस तरीके से साइफर को बुनियाद बनाकर और उन्होंने कहा कि इस पर हम खेलेंगे, बहुत सारी बातें हैं, अब सारी दुनिया को पता है, आपके मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए बातें आ गई, उनके अपने करीबी दोस्तों ने कही, उनके अपने करीबी उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने कही। तो मैं ये समझता हूँ अच्छी बात नहीं है, एंड ही सफर्ड फॉर दैट। और इसी तरह से बाकी लोग के वाकयात है, ही सफर्ड फॉर दैट। तो सियासतदान को इस तरह के हालात में मुल्क की सलामती, मुल्क का मफाद अजीज तर रखना चाहिए, जाती मफाद को एक तरफ रखना चाहिए। और जाती मफाद भी क्या हासिल हुआ, लोगों को गुमराह किया, लोगों को गलत सोच दी। तो आप एक पॉलिटिकल लीडर है, लोगों को सही पटरी में चलाएं। इलेक्शन है, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, हुकूमत कभी किसी की आती है, किसी की जाती है, और बाकी बहुत सारे हालात होते हैं। तो वन शुड बी पेशेंट। एक बंदे को तसल्ली से आराम से काम करना चाहिए। उनको तो बेचैनी थी कि मैं वजीर आजम था, मेरे खिलाफ। ठीक है रफीक साहब, एक और तरफ आना चाहूंगा। जिस तरह से हम देखते हैं जेल में सहूलियात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी वोकल रही है। जब मियाँ साहब और आपकी जो लीडरशिप है, जिनमें बहुत से नाम शामिल हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, जब ये तमाम लोग जेल में मौजूद थे, खासतौर पर मियाँ साहब के हवाले से ये कहा जाता था कि AC उतरवा दिया जाएगा, किसी किस्म की सहूलत नहीं होनी चाहिए, और अगर इतनी सहूलियात जेल में दी जाएंगी तो फिर हर शख्स कहेगा कि मुझे जेल में डाल दो। तो अब वही सहूलियात मांगी जा रही है। PTI चेयरमैन की जानिब से भी देसी मुर्ग उनके लिए ऑर्डर किया जाता है, मटन खिलाया जाता है, और अब ये कहा जा रहा है कि अब उनको जेल के सेल की दीवार को तोड़ा जाए, वर्जिश करने में वहां पर मुश्किल हो रही है, वहां पर उन्हें अब एक साइकिल फराहम की जाए, कार्डियो एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो। अगर आपके पास उनके इमरान खान साहब के क्लिप्स पड़े हैं, गालबन एक दफा अमेरिका में थे, जो कहा था कि मैं जाकर AC उतरवाऊंगा। उन्होंने तो बुनियादी पार्लियामेंट की पहली तकरीर में रखी कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा, मुझे मुनासिब तो नहीं है जो लफ्ज मैं कह रहा हूँ, मगर आपके सवाल का जवाब देना है तो मैं बड़े मोहतात तरीके से कह रहा हूँ कि मकाफात अमल है। किसी का बुरा सोचेंगे तो कल को आपके सामने भी आ सकता है। तो जो सहूलियात मांगी जा रही है, उस वक्त उन पर एतराज था। वो कितनी सहूलियात थी, मरियम नवाज साहिबा का बयान सामने है, उन्होंने कहा कि मुझे किस सेल में रखा गया और किस कंडीशन में रखा गया। राना सनाउल्लाह को डेथ सेल में रखा गया, बाकी वो सारा वो चलो गुजर गया वक्त। हम तो देखे, अल्लाह का फजल है कि हमारी जमात इतनी मुस्तहकम जमात, हमारे जो सीनियर हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये सबूतें बर्दाश्त की और सजाए मौत तक, अभी हनीफ अब्बासी साहब 2 दिन पहले हाई कोर्ट से बरी हुए हैं, उनकी भी सजाए मौत वाला केस था एक किस्म का। और इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब का भी, बाकियों का 6 महीने 8 महीने, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मैं अब किस किस का नाम लूं, मगर अल्लाह का फजल है हमारे लोगों में इस्तकामत थी, हमारे लोगों में अपने। अच्छा रफीक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बार आपके लिए, आपकी जमात के लिए, और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से चोर का लकब एक इस्तेमाल करते रहे माजरत के साथ, तो अब आप देख रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे खोल रहे हैं। आपका ख्याल है कि उन्होंने देर कर दी है या अभी भी वक्त है उनके पास? क्योंकि PTI भी चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट फिर से उनके लिए बाहें फैलाए। तो आप लोग अब विलिंग हैं इस हवाले से बातचीत के लिए? लेकिन इन प्रिंसिपल तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि मुल्क इस जो हीजान का शिकार किया गया और माशरे में एक नफरत फैलाई गई, माशरे में एक तूफान बदतमीजी आया, तो उसको खत्म करने के लिए करना चाहिए। मगर देखना ये है कि क्या वेदर इट इज टू लेट नाउ। 9 मई के वाक़े से पहले सूरत हाल और थी। उससे पहले मैं समझता हूँ कि ये गैर सियासी सोच का, गैर सियासी अंदाज का सबूत दिया इमरान खान साहब ने कि उनके MNAs, उनके MPs चाहते नहीं थे कि हमें इस्तीफा दिलवाया जाए, बाद में 2 असेंबलियां तोड़ी जाए। बेहतरीन तरीका था, कदम एतमाद हो गया, उसी को सामने रख के वो वजीर आजम से हट गए, वजारत उज़्मा से हट गए।
तो वो बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठते आराम से। आज वो बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी मर्जी के साथ, उनकी सलाह के साथ निगरान हुकूमत भी मुकर्रर होती, निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर भी होता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रर, चलो वो तो हो गया, उनकी कंसेंट से हुआ, बाद में उनको वो इलेक्शन कमीशनर बुरे लगने लगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उन्होंने एक बस तो वो मिस की जो पार्लियामेंट से बाहर निकल गए, और फिर पार्लियामेंट से बाहर निकलकर इस्तीफे देकर फिर कहा जी हमारे इस्तीफे मंजूर करो, फिर कहा जी हमारे इस्तीफे वापस करो, फिर कहा जी 2 असेंबली तोड़ दो, असेंबली तोड़ के सूबाई असेंबली बननी है। बिल्कुल, वो हमने देखा बार बार यू टर्न का जो सिलसिला है वो तो जारी रहा ही है उनका। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात कर लेते हैं। जो सबसे ज्यादा बहस हो रही है कि उनकी जो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त है अब वो दायर हो चुकी है, जिस पर नैब से भी जवाब मांग लिया गया है, तो जाहिर सी बात है अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। तो आपको लग रहा है कि हिफाजती जमानत मिल जाएगी? तमाम ऑप्शंस क्लियर हैं, पहले ही बातचीत कोई हो चुकी है, या अदालत आएंगे, अदालत के फैसले को देखकर फिर आगे प्लान करेंगे? मामला तय है या अभी तय होने हैं? ये तो मैं इस बात को यकसर मुस्तरद करता हूँ माजरत के साथ। आई रिफ्यूट दिस थिंग कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई बातचीत हो गई है, कोई और बात हो गई है, अदालत से क्या बात हो रही है? ठीक है, ये तो एक मुकदमे में उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दी, उनका राइट है। और मांगा क्या है उन्होंने? देखें, वो कह रहे हैं कि मैं लाहौर जाऊं तो मुझे इश्तिहारी करार दिया हुआ है। लेकिन रफीक साहब, अगर हिफाजती जमानत नहीं मिलती तो फिर जो आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान पर प्लान कर रहे हैं, फिर उसका क्या होगा? उसका भी कर लेंगे, अल्लाह करेगा हो जाएगी इंशाल्लाह। वी आर श्योर इंशाल्लाह कि जिस तरीके से कानूनी तकाजे हैं, मैं खुद कानूनदान हूँ, इतनी हिफाजती जमानत है ना कि मुझे 2 दिन 3 दिन दे दे, मैं जाके मुतलका अदालत से रजू करूँ बस। ठीक है, और कोई रिलीफ नहीं है कि मुझे आप रिहा कर दे, मुझे मुस्तकिल जमानत दे दे, मेरी अपील का फैसला कर दे, वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी रफीक साहब तैयारियां कैसी देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना बंदा निकाल सकेंगे? देखें जी, बात यह है कि इस दफा हमने देखा है कि पार्टी क़यादत ने एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया है इस तैयारियों के सिलसिले में कि उन्होंने हर जिले का एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। जो दूसरे शहरों से हमारे MNA हैं पुराने, या हमारे सीनियर लोग हैं, या हमारे और दोस्त हैं, वो बंदे, वो हमारे दोस्त, वो उस शहर में आके उन्होंने डेरे जमा लिए। मैं इस मुल्तान में हूँ, अब कल हमारा यहाँ साउथ पंजाब के टिकट होल्डर्स, साबका MNA, साबका MPs, ओहदेदारान, डिविजनल ओहदेदारान का एक बहुत बड़ा साउथ पंजाब का मुल्तान में इज्तिमा था, राना सनाउल्लाह साहब आए हुए थे, मैं भी उस इज्तिमा में मौजूद था। तो हमने देखा, उनका जज्बा देखा, जोश देखा। तो मेरा अंदाजा नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला रब ताला से मुझे यकीन है कि हमारे कायद इतने सालों बाद आ रहे हैं, हमारे दिल धड़कते हैं उनके साथ और पाकिस्तान के साथ, तो बहुत अच्छा उनका इस्तकबाल होगा और बहुत अच्छी गैदरिंग जो है मीनारे पाकिस्तान में भी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है कि जिन बंदों ने जाना है उनकी लिस्ट है, उनके फोन नंबर है, और फिर उसके बाद जिस तरह से जैसे लोगों को ले जाए लोग मैं कल ही मेरा बेटा जहाँ से MP का इलेक्शन लड़ा था मुल्तान से, तो मुझे वो बता रहा था कि अब इतने फोन आ रहे हैं कि हमने जितना अरेंजमेंट किया ट्रांसपोर्ट का उससे हमें डबल करना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा कर लो, लोग मोहब्बत से आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, आई एम श्योर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डर के कहते हैं, अल्लाह ताला की इसमें मदद मांगते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून रफीक रजवाना हमारे साथ सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ में। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक। पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से सख्त मुतासर है और इन तब्दीलियों ने पाकिस्तान में मौसमों की तारीखों को भी तब्दील करके रख दिया है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस साल रवां महीने में होने वाली बारिशें इस बात का सबूत पेश कर रही हैं, और अब लाहौर भी मौसमियाती तब्दीली की जद में आ चुका है। अक्टूबर में होने वाली बारिशों ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इससे पहले भी मूसलाधार बारिशें हुई 30 साल कबल अक्टूबर में ही बरसी थी। अक्टूबर का महीना आमतौर पर तो खुश्क होता है, ताहम इस महीने भी हम देख रहे हैं कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। माहिरीन का यह कहना है कि 30 साल कबल अक्टूबर 1990 में 120 मिलीमीटर बारिश हुई, ताहम रवां साल अक्टूबर में भी
अब तक 140 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसकी एक वजह माहौलियाती तब्दीलियां बताई जा रही हैं। दूसरी जानिब इसी बारिश ने लाहौर की फ़ज़ाओं से स्मोक की भी मुकम्मल छुट्टी करवा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब आपको बताते चलें कि इन दोनों में मौसम कैसा रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर, कराची समेत जो मुल्क के बेशतर इलाके हैं वहाँ मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, खुनकी में इजाफा होगा और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, जबकि शहर लाहौर का जो मतला है वो भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद ही रहेगा। खुनकी में इजाफा और जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 289 रन का टारगेट दिया था। अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की जो इनिंग्स का आगाज था वो कोई इतना अच्छा नहीं था। 110 के मजमूई स्कोर पर कीवीज के 4 बैट्समैन आउट हो चुके थे, पवेलियन लौट चुके थे। विकेटें गिरने के बाद कप्तान टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और टीम को संभाला, और उसके बाद हमने देखा कि अफगान टीम की जो बैटिंग लाइन थी वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ बिल्कुल रेत की दीवार की तरह साबित हुई। आज भारत और बांग्लादेश का मैच भी होने जा रहा है और कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने जा रहा है। इस वक्त अगर हम पाकिस्तानी टीम के कैंप की बात करें तो वहां पर कुछ वायरल इन्फेक्शन फैलने की खबरें भी हमें मौसूल हो रही हैं और बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में जारी कौमी क्रिकेट टीम का जो दूसरा प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस शरीक नहीं हो सके थे। मोहम्मद हारिस के सिवा जो तमाम खिलाड़ी थे उन्होंने प्रैक्टिस की है। मोहम्मद हारिस को बताया जा रहा है कि बुखार है, लिहाजा अभी उन्हें रेस्ट का कहा गया है। दूसरी तरफ वसीम अकरम भी शाहीन शाह अफरीदी को मशवरे देते दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शाहीन बहुत अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका कम लग रहा है, लेकिन वो विकेट लेने वाले बॉलर हैं। वसीम अकरम का कहना है कि शाहीन को अब नॉर्मल रहना चाहिए और जो तनकीद का सिलसिला है वो तो हम देख रहे हैं कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं हिंदुस्तान के वो पाकिस्तानी टीम पर किसी ना किसी तरह तनकीद का मौका जो है वो अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे, चाहे उसमें रवि शास्त्री हो, सौरव गंगोली हो। इसी तरह से साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने अपने वक्त में वो ये कह रहे हैं कि जो माजी की टीम थी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी, वो ज़्यादा बेहतर थी। हालांकि उस वक्त भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स आते थे और इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में पाकिस्तान एक मुख्तलिफ टीम थी। ये पाकिस्तानी टीम जो इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में मौजूद है वो उस टीम जैसी नहीं है जिससे हम खेला करते थे और प्रेडिक्शन यही की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगी। खैर ये तो उन लोगों का ख्याल है क्योंकि इवेंट उनके मुल्क में हो रहा है। जिस तरह की मेज़बानी, जिस तरह का क्राउड अहमदाबाद में हमने देखा वो इंतहाई काबिल अफसोस था। खैर मैच के हवाले से मजीद बात करते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अनस सईद ने हमें ज्वाइन किया है। अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले कल के मैच के बारे में बात कर ली। शुरू में अच्छी कारकर्दगी थी अफगान बॉलर्स की और ऐसा लग रहा था एक और अपसेट वो कर देंगे जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, लेकिन फिर न्यूजीलैंड ने भी कम बैक किया, बैटिंग भी अच्छी की और फिर बाद में जिस तरह से उन्होंने अफगान प्लेयर्स को आउट किया वो भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। देखें, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि कल एक और अपसेट जो है मुतवक्के था। इससे पहले जो है वो नीदरलैंड एक अपसेट कर चुका है, बल्कि अफगानिस्तान भी कर चुका है। लेकिन जो है न्यूजीलैंड की जो जिम्मेदाराना उन्होंने जो मिडल ऑर्डर ने जो बैटिंग की है, किस तरह मैच को लेके चले हैं और उसके बाद जो उनकी जो बॉलिंग थी वो जो है काबिल तारीफ है। एकदम से जो है वो मैच का पांसा पलट दिया क्योंकि जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक है उसमें काफी ज्यादा सीनियर प्लेयर भी शामिल हैं, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें भी सीनियर प्लेयर शामिल हैं, तो यकीनन न्यूजीलैंड को एज था। अभी आगाज में यही लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है हावी आ गया है न्यूजीलैंड पे, एक और अपसेट होगा, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन इससे जाहिर होता है कि अभी तक जो वर्ल्ड कप है उसमें जो अपसेट हो चुकी हैं और आगे भी हो सकते हैं और कोई भी जो है वो फाइनल नहीं कह सकता कि जी 4 टीमें होंगी, सेमीफाइनल के लिए वो ये होंगी, ये नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि जो अपसेट नजर आ रहे हैं, अगर कल अफगानिस्तान कुछ अच्छी थोड़ी बॉलिंग और कर जाता, अगर आउट कर देता उनके मिडल ऑर्डर को, यकीनन अफगानिस्तान के पास एज था तो ये मैच लेके जा सकते थे। ठीक है अनस, पाकिस्तानी कैंप के बारे में जिस तरह से खबरें हम देख रहे थे सामने आ रही हैं, कुछ खिलाड़ी बीमार हैं, अभी आप क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान टीम में जो इन्फेक्शन आया है और अभी जो प्लेयर के नाम सामने आ रहे हैं, जमान खान का भी आ रहा है, साथ कहा जा रहा है कि उसामा मीर को भी है इन्फेक्शन, मोहम्मद हारिस ने ट्रेनिंग नहीं की है, तो अब्दुल्ला शफीक का नाम भी आ रहा है। तो काफी ज्यादा प्लेयर को जो है इन्फेक्शन की इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन ये वहाँ पे बुखार है जो कि आपको याद होगा कि इंडिया के
बेटर शुभमन गिल को भी हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उनका काम ज्यादा होता है खबरें को छुपाना। तो वो जाहिर जो खुल के नहीं बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये जिस तरह इंडिया ने किया, उन्होंने जो है वो अपनी बीसीसीआई ने स्टेटमेंट जारी की कि शुभमन गिल जो ठीक है ना। कल के मैच के लिए आप क्या देख रहे हैं, कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं? पाकिस्तान टीम में एक चेंज जो है मुतवक्के है, और उसामा मीर की इतलात मौसूल हो रही है कि उनको खिलाया जा सकता है और एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम फखर खेलेंगे या नहीं कल, क्योंकि फखर का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन फखर जमान के इम्कानात कम है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह अपनी जो है वो इनिंग खेली है, और इस तरह उन्होंने, अगर इंडिया के खिलाफ में मैच की बात करें तो अच्छा आगाज था अब्दुल्ला शफीक का भी, कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे, लेकिन वो मैच को आगे नहीं लेके चल सके। यानी इमाम को भी रखेंगे मैच में, इमाम अभी कुछ मैचेस खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने, तो इमाम के भी इम्कानात हैं कि वो होंगे, लेकिन जो फखर के इम्कानात हैं वो कम है कल के मैच में। लेकिन जो ज्यादा फैसले होते हैं वो मैच से पहले भी हो सकते हैं, मैच के टॉस से पहले भी जो कप्तान अपनी प्लेइंग 11 को जो है वो लाइन अप कर सकता है, क्योंकि दूसरी टीम की भी प्लेइंग 11 को देखते हुए समटाइम जो है वो कैप्टन अपनी प्लेइंग 11 को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो एज होगा वो यकीनन मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के पास होगा। ठीक है अनस, अच्छा ये बताइएगा, उसामा मीर का अगर आप कह रहे हैं कि वो टीम में होंगे तो किसकी रिप्लेसमेंट होंगे, शादाब की या नवाज की? नहीं, एक फास्ट बॉलर है जी जिनका अभी कोशिश की जा रही है कि उनकी जगह उनको शामिल किया जाए, लेकिन अभी इस हवाले से मुतवक्के फैसला नहीं हो सका किस फास्ट बॉलर को ड्रॉप करना है। लेकिन उसामा मीर के चांसेस हैं कि उनको एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरना चाहती है, और उनको ज़ेर गौर लाया जा रहा है, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। लेकिन जो पाकिस्तान टीम के कैंप की हमने खबर दे दी आपको कि वहाँ पे इन्फेक्शन है, पाकिस्तान टीम का जो मोराल है, प्लेयर्स को काफी ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है इस वक्त। जिस तरह आपने पहले आगाज में बात की कि इंडियन जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से बयान दिए जा रहे हैं, एक बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, बड़ा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है हमारे तमाम प्लेयर्स पर, इस तरह की स्टेटमेंट देके, जिस तरह से रवि शास्त्री ने कहा कि शाहीन को वसीम अकरम नहीं है। कमेंटेटर्स इस तरह के कमेंट्स किस तरह से पास कर सकते हैं? सौरव गंगोली किस तरह के बयान दे रहे हैं, जितने भी उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बड़ी नफरत अंगेज बातें कर रहे हैं। देखें, जो पाकिस्तान टीम है वो इस वक्त अंडर प्रेशर है, ये वही टीम है, ये वही प्लेयर हैं जो कि पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते आए। अगर हम T20 की बात करें, फॉर्मेट चेंज है, लेकिन T20 में अच्छा परफॉर्म किया। पिछले पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला, लेकिन जो इंडिया में माहौल बनाया ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, बराह रास्त आपको इस वक्त लिए चलेंगे, मनाजिर न्यू की स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मौजूद हैं, खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के बारे में उन्हें आगाही दी जा रही है। अनवारुल हक काकड़ इस वक्त मौजूद हैं बीजिंग में, एक बहुत अहम दौरा है जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात है उनको बेहतर करने के लिए किया गया है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्रिकेट की बात हो और सितारों की चालें ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। आज सितारों की चालों में पाकिस्तानी टीम को देखेंगे। एस्ट्रोलॉजर शेख अजीम हनीफ ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अजीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अब कल क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान टीम का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है, किसको ज़्यादा एज हासिल है कल? अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास पाकिस्तान टीम का डाटा तो है और नए नए लड़के भी आते हैं, उनका डाटा हमारे पास नहीं होता, फिर लेना पड़ता है किसी तरीके से भी। दूसरा ये कि जो मुखालिफ टीम खेल रही है उनके प्लेयर्स का डाटा हमारे पास तकरीबन नामुमकिन होता है। इंटरनेट पे जो अवेलेबल डाटाज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि लड़के 28-28 साल के हैं, 22-22 साल लिखी हुई है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ हमें इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है, कई बार प्रेडिक्शन गलत भी हो जाती है और अप टू द मार्क भी होती है। कल के मैच के बारे में अगर देखा जाए, मुझे ये लग रहा है कि कल के मैच में दो चेंजेस ज़रूर होंगी, डेफिनेट चेंजेस होंगी। ठीक है, एक तो स्पिनर इन्वॉल्व किए जाएंगे, और मैं पिछले इंडिया के मैच से भी मैंने यही कहा था कि फ़खर जमान को खिलाना चाहिए। फ़खर जमान की प्लानिटरी कंडीशन बेहतर हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अगर कल के मैच में फ़खर जमान इन होते हैं, अब्दुल्ला शफीक मेरा ख्याल नाम है दूसरे, उनके साथ अगर इन होते हैं तो ए और एफ का कॉम्बिनेशन नाम के हवाले से भी, और दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतर होगा और पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म, इंडिया के मैच में भी टॉप ऑर्डर ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया था।
और इस मैच में भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में भी टॉप ऑर्डर बेहतर परफॉर्म करेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा, स्कोर अच्छा होगा। एक मैच है जो मैं नहीं भूलता, वो पाकिस्तान भारत का मैच है। आपने मुझे कहा था नहीं बात करेंगे, लेकिन मैं करना चाहूंगा कि प्रेडिक्शंस हुई, ये कहा गया पाकिस्तानी टीम जीत जाएगी, हमने देखा बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन नहीं हो सका ऐसा। अच्छा, यही बात मैंने स्टार्ट में की बिल्कुल कि हमारे पास डाटा कंफर्म नहीं होता। हमने अपने प्लेयर्स का तो बताया ये परफॉर्म करेगा, बाबर ठीक रहेगा, रिजवान ठीक रहेगा, अगर उसमें फखर होता, अगर मगर की गेम तो नहीं इसमें होती, लेकिन अगर चीजें थी बेहतर होती तो परफॉर्म तो किया किसी हद तक, लेकिन दूसरी टीम के प्लेयर्स कितने हावी हैं, उनकी प्लेनेटरी कंडीशन कैसी है, वहां पे जाके चीजें काफी सारी ऑपोजिट चली जाती हैं, इसलिए प्रेडिक्शन कभी कभार गलत हो जाती है। लेकिन अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच का तो हमने बताया, पाकिस्तान इंडिया दोबारा टकरा होने के भी चांसेस हैं। अच्छा, वो सेमीज में आए, वो सेमीज में चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, तकरीबन 70-75% 8-0 हुआ, वो 8-1 इसी वर्ल्ड कप में हो जाएगा, इसी वर्ल्ड कप में होगा, और पिछले सारे दुख जो है ना पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान भूल ठीक है। अच्छा, कल के मैच की अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है दोनों टीमों के लिए। हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर 1-2 प्लेयर्स वो चल जाते हैं तो फिर पाकिस्तानी टीम मैच जीत जाती है। कल आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से कौन से ऐसे वो प्लेयर्स होंगे बैटिंग में या बॉलिंग में जो कि बहुत अच्छा एक्सेलरेट करेंगे? अच्छा, मैंने सबसे पहले बात लास्ट भी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि हम बड़े जज्बाती कौम हैं। ऑस्ट्रेलिया भी 3 मैच हार गया, अब वो भी कमबैक की पोजीशन में है, उनको किसी ने नहीं ये कहा कि ये हो गया, इनके साथ ये हो गया, मोराल डाउन हो गया। हमें हमारी टीम को अपना मोराल आप ही रखना पड़ेगा, वो भी मोराल के साथ ही आएंगे, वो भी मैच जीतने के लिए आएंगे, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के 1-2 के हमारे पास मैक्सवेल के हैं, एक और प्लेयर के हैं, इनका डाटा हमारे पास कुछ एग्जैक्ट है, क्योंकि मैक्सवेल से मैं खुद मिला हूं पर्सनली। अच्छा। इसलिए इनके डाटा हमारे पास हैं। मैक्सवेल कल अच्छा परफॉर्म करेंगे, बॉलिंग बैटिंग दोनों में, ठीक है। और अगर पाकिस्तान मैच हारता है, जिसके चांसेस को 30-35% है, ऑस्ट्रेलिया अगर जीता है, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल उधर से अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से शादाब, नवाज, कोई स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारा बड़ा वो हमें स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। शादाब को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना है, लेकिन ये कि कल शादाब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नवाज, आपकी नया स्पिनर को ऐड हो सकता है, एक स्पिनर ऐड होगा, और दो चेंजेस मुझे कल लग रही हैं टीम में। 2 चेंजेस कल लग रही हैं, और वहां पे जाके चेंजेस अच्छी होंगी, प्रोडक्टिव होंगी, पॉजिटिव होंगी। 70% चांस है कि पाकिस्तान कल मैच जीतेगा। ठीक है। और शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से विकेट नहीं ले पा रहे, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि शुरू में जिस तरह से विकेट निकालते हैं, कल आपको लगता है कि परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे वो? शुरू में वही उनके शुरू के 2-3 ओवर जिसमें वो ब्रेक थ्रू देते हैं, वो ठीक रहेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। अगेन हसन अली परफॉर्म करेंगे, अच्छा सारे मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर वो टीम में आए हैं, प्रेडिक्शन हुई, सारा कुछ हुआ, वो आउट ऑफ नोवेयर टीम में आए, परफॉर्म कर रहे हैं, और कल के मैच में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हसन अली को और शाहीन शाह अफरीदी को अगले 2-3 मैचेस में इंजरी से बचना पड़ेगा, ठीक है। और हारिस रऊफ ठीक रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को इतना ज्यादा इतना ज्यादा परफॉर्म कर सकेंगे। और रिजवान और बाबर के आप किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह रहेगी, ठीक है। स्लो खेलते रहेंगे, स्लो ही खेलेंगे, अच्छा। लेकिन स्कोर बड़ा कर देंगे, स्कोर बनाते जाएंगे। टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करेगा, 70-80 का परफॉर्म करके जाएगा, तो मिडिल ऑर्डर आपका बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। पूरे टूर्नामेंट में 3 मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तानी टीम के, जिनमें से 1 हम हारे हैं, तो बाबर सिर्फ 150 बना सके। उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडियन ग्राउंड्स में वो वहां पर सेंचुरीज करें। इंडियन ग्राउंड में सबसे पहली बात ये है कि ये अपना ज़हन से हमें निकालना पड़ेगा कि हम इंडिया में मैच खेल रहे हैं, या क्राउड हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। प्रेशर से निकलना होगा, इस प्रेशर से निकलना होगा। वो प्रेशर कोई नहीं है, बाबर प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा माइंड से निकाल के और अपने टीम पे, अपने मैच पे फोकस करें, चीजें बेटर होंगी और बाबर परफॉर्म कर देंगे वहां जाकर। ठीक है। तो अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं इमामुल हक को, इमामुल हक अगर फखर आ जाते हैं, आप तो कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन अगर इमाम खेलते हैं तो फिर इमाम की परफॉर्मेंस आपको लग रहा है जैसे इंडिया के मैच में शुरू में थोड़ा सा अच्छा खेले, आउट हो गए शॉट खेलते हुए, बट क्या दोबारा वो अगर आज रहते हैं टीम में, कल रहते हैं सॉरी, तो वो परफॉर्म कर पाएंगे? अच्छा, परफॉर्मेंस मैंने वही बताया कि टॉप ऑर्डर जो है ना वो बेहतर परफॉर्म करेगा। इमाम उसमें क्या करते हैं 30-35, 30 से 40 के दरमियान अगर आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टैंड एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। लेकिन ये है कि इमाम को सिर्फ अगर ये चाहिए, अगर वो नहीं ड्रॉप होते तो इमाम को ये चाहिए कि अपने थोड़ा सा स्लो खेलें, चीजों को मैनेज करके जाएं, ओवर थोड़े ज्यादा खेलें, लेकिन स्कोर बड़ा करके जाएं। ठीक है। और कल के टॉस की अगर बात करें तो टॉस जीतना भी हम देखते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है इस इवेंट में, तो टॉस
टॉस आप किसको जीतता? पाकिस्तान टॉस जीत रहा। ठीक है, और बैटिंग पहले करेंगे, बॉलिंग करेंगे? सेकंड बैटिंग करेगा। सेकंड बैटिंग करेगा, पहले बॉलिंग करेगा। ठीक है, तो फिर चेस के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल में आ जाते हैं हम? नहीं, मुश्किल में नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं। मून सेजिटेरियस में आ रहा है, वहां जाके शाम को पाकिस्तान को। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है तो क्या एक्सपेक्टेड स्कोर जो है हम देखेंगे स्कोर बोर्ड पर? 270 280। अच्छा, इसके बीच में 270 और 80 के दरमियान स्कोर होगा। ये लगता है फिर आपको पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस करने बिल्कुल चेस कर लेगी वो। ठीक है, क्योंकि 345 भी उन्होंने किया था, वो हमने देखा था। बिल्कुल चेस कर लेगी पाकिस्तान टीम। थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करके 200 के बाद थोड़ी सी 1-2 विकेटें जाने की चांसेस हैं, डगमगाएगी टीम, थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन ये है कि समझ जाएगी टीम और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान। अच्छा, अगर 70% पाकिस्तानी टीम का चांसेस हैं जीतने के, तो आपको क्या लग रहा है, कोई क्लोज मैच होगा या फिर वन साइडेड भी हो सकता है? नहीं, क्लोज मैच ही होगा, लेकिन इतना क्लोज नहीं होगा कि बिल्कुल लास्ट ओवर में जाके फैसला हो। लेकिन वो अब देखें मून की पोजीशन, क्योंकि मून सेजिटेरियस से कैप्रिकॉन में एंटर हो रहा होगा, उस वक्त की पोजीशन लास्ट वाले आवर जो है उसको देखना पड़ेगा, वहां पे जाके क्या पोजीशन है। इसी तरह की कुछ प्रेडिक्शंस हुई थी इंडिया के मैच में, जब ये कहा गया था कि सूरज ग्रहण स्टार्ट होगा 8:30 बजे, इंडिया ने पहले मैच खत्म कर दिया था। तो कुछ ऐसा मामला ना हो जाए? नहीं, ऐसा मामला कोई नहीं है, मैच पूरा होगा। अच्छा, अपने पूरे टाइम पे, पूरे 50 ओवर्स, मतलब पूरे 50 ओवर। ऑस्ट्रेलिया जल्दी आउट हो सकती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जल्दी आउट हो सकती है, बिफोर 50 ओवर्स ऑस्ट्रेलिया आउट हो सकती है। ठीक है, सिर्फ बॉलिंग को अपनी प्रेशर लिए बगैर। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया मैच में तो प्रेशर था, क्राउड का प्रेशर था, और वो सारा स्टेडियम ब्लू था आपका, और सारी चीजें थी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया एस्ट्रोलॉजर शेख अजीम हनीफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त बैरून ममालिक मुंतकिल होना चाहती है, और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, बल्कि हमने देखा कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बाहर जा भी चुकी है और अभी भी जा रही है। रोज़गार के सिलसिले में 2023 के इब्तदाई 6 माह के दौरान 4,50,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हुए हैं, और बेहतर मुस्तकबिल के सिलसिले में बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले अफराद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंक मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, सेल्समैन और आम मजदूर भी शामिल हैं। 2022 की बात करें तो हमने देखा कि 8 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में बैरून ममालिक मुंतकिल हुए थे, जो कि 2016 के बाद सबसे बड़ी तादाद थी। और अब सभी जाना चाहते हैं तो उनकी कुछ रहनुमाई भी होनी चाहिए, वरना देखते हैं हम कि बहुत सारे जो सादा लो अफराद हैं उनके साथ फ्रॉड भी हो रहे हैं। इस मामले पर मज़ीद बात करेंगे। इमिग्रेशन एक्सपर्ट फ़ायज़ा कंवल ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, जो यंग लोग हैं वो तो पाकिस्तान में अब रुकना ही नहीं चाह रहे, तो उनकी रहनुमाई के लिए हमने एक सेगमेंट ये रखा है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या रेफर करेंगी, किस मुल्क को तरजीह देनी चाहिए? अगर हम बात करें कि हमें किस मुल्क में जाना चाहिए तो उसमें बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। आप एज अ टूरिस्ट जाना चाह रहे हैं, वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तो आप किसी भी कंट्री की एलिजिबिलिटी को आप जो है वो कर लेते हैं पिक। बाकी अगर हम बात करें विजिट के हवाले से, और विजिट के हवाले से हम बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। सब ये न्यू ईयर आ रहा है, हमारे पास क्रिसमस आ रहा है, तो मोस्टली लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जो है वो पेरिस में जाते हैं, फ्रांस में जाना चाह रहे हैं। तो अगर घूमने फिरने के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास शेंजन यानी कि यूरोपियन बहुत अच्छी कंट्रीज में आता है। ठीक है। अच्छा, अभी सूरत हाल तो ये डेवलप हो चुकी है कि जिस तरह से पाकिस्तान में अगर महंगाई है तो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं और साथ साथ फिर वो जॉब करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तालीम कंप्लीट कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि वो बाहर सेटल हो जाएं। तो ऐसे में आप कौन से ममालिक को देख रही हैं? जैसे पहले यूके का नाम लिया जाता था, अब लोगों के पास क्या चॉइसेस हैं, क्योंकि महंगाई तो बाहर भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें उसमें यूके अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टडी के हवाले से, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया कर लेते हैं, उसको मैच कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरा उतरते हैं। यूके है, शेंजन में जर्मनी है जहाँ पे स्टडी बहुत जो है समझ लें कि एक्सपेंस नहीं है स्टडी का। और अगर हम सेटल्ड होने की बात करें तो कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ओवर ऑल द वर्ल्ड सिर्फ कनाडा है जो हमारे विजिट को वहाँ पे वर्क परमिट पे कन्वर्ट करने का और आगे वहाँ पे उसको PR में कन्वर्ट करने का हमें ऑप्शन देता है। क्योंकि इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका वीज़ा
वैलिड उतनी देर तक रहता है जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है, यानी टिल यूर पासपोर्ट वैलिडिटी आपका वीजा स्टैंप होता है। तो इसलिए आपके लिए प्लस पॉइंट में आ जाता है कि आप कनाडा में जाके वहां पे सेटल्ड हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब्रॉड जाने के लिए आप क्या समझती हैं कि जो एजेंसी है या एजेंट्स हैं ये कितने जरूरी हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने केसेस खुद ही फाइल करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन खुद फिल करना चाहते हैं और जो फॉर्म्स हैं वो खुद फिल करना चाहते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स के मामलात हैं। आपको लगता है ये सही तरीका है या फिर एजेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? जहाँ तक हम बात करें कि आप कह रहे हैं कि एजेंट्स कितने ज़रूरी हैं, एजेंट में और कंसल्टेंट में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। एजेंट मतलब वो लोग हैं जो बाहर, जिनका ना कोई ऑफिस होता है, वो लोगों से डील कर लेते हैं, जिसको हम डन बेस की तरफ भी ले आ सकते हैं कि डन बेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वो इन एजेंट्स की वजह से डन बेस डेवलप हो चुका हुआ है। यानी कि ये कह लें कि हम वो लोग कह रहे हैं कि आप हमें इतनी पेमेंट करेंगे, आपको वीज़ा दे देंगे, तो वीज़ा किसी एजेंट ने, किसी कंसल्टेंट नहीं देना है। आप खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंसल्टेंट के पास आने का आपका इसलिए आपको एक प्लस पॉइंट में आ जाता है कि उसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस में इन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कहाँ पे किस चीज़ को हम अगर केस अप्लाई करेंगे उसमें वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह आप एक कंसल्टेंट की हेल्प से अपने केस को अगर आप खुद अप्लाई करें उसमें 50% चांसेस हैं, क्योंकि कंसल्टेंट के पास आके उसमें 80 to 90% अप्रूवल रेशो बन जाती है। ठीक है, लेकिन ये एजेंट्स जिस तरह से काम कर रहे हैं और अगर ये कहते हैं कि डन बेसिस पर आप वहाँ चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, आपकी जॉब भी हो जाएगी, उसका परसेंट रेशो इस वक्त क्या है? डन बेस अभी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में फैल चुका हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे अपने मुल्क की हालात भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं कि लोगों के पास जो है अपना सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत सारी, अगर आप देखें कि पिछले 3-4 माह में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर मूव होना चाह रहे थे, तो उसमें हर जगह, हर गली में आप ये सोच लें कि लोग एज आ एजेंट काम करना शुरू हो गए। और कौन कौन से फिर प्रोफेशंस ऐसे हैं, जैसे बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, कि इनके लिए सबसे ज़्यादा आसान है बाहर मूव होना? देखिए, अगर तो आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें कि अपने पास आप बैंक बैलेंस शो करवा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, उन्होंने उसको कंटिन्यू करने के लिए वापस आना ही होता है। एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर अगर वो जाते हैं तो उनके लिए रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है। और एक ट्रेंड आजकल हम देख रहे हैं, बड़ी तनकीद जैसे हो रही है कि जो एजेंट्स हैं वो ऐसे गिरोहों को भेज रहे हैं जो कि बाहर के ममालिक में जाकर भीख मांग रहे हैं, तो ये एक पैटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज्यादा लोग वर्क परमिट्स को डील कर रहे होते हैं। वर्क परमिट्स, वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास जी साल में 8-10 वर्क परमिट्स आ गए हैं, 100 के हिसाब से वर्क परमिट्स आ गए हैं। लोग बहुत ज्यादा वर्क परमिट्स अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वहां पे जाके उनको काम कोई नहीं मिलता है। फिर एक बंदा इतना एक्सपेंस अगर बेयर करके वहां पे आया है तो डेफिनेटली उसने कोई ना कोई काम करना होता है, तो उसको अगर कोई और जॉब नहीं मिलती है जो उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो, उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हो, फिर उसको जो है कोई ना कोई ऑक्यूपेशन तो उसने चूज करना है, तो फिर लोग एज अ बैगर्स वहाँ पे काम करना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली लोग यहाँ पे, अगर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, पिछले दिनों बहुत सारे लोग जो है वो उम्रा पे गए हुए थे, उम्रा वीजा पे यहाँ से